नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। हर एक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी नियमों को नहीं मानती है। यूपी का विधानमंडल सबसे बड़ा विधानमंडल है। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने को हम तैयार हैं। पूरी जनता को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में 38 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से सबको विरोध का हक है। सपा से नियम के पालन की उम्मीद सिर्फ महज कल्पना है। सपा की पदयात्रा से जनता को परेशानी ना हो। विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही से पहले सीएम ने हेल्थ चेकअप भी कराया है। तो देखिए, मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम महत्वपूर्ण बातें, साथ ही साथ इससे पहले कि सत्र का आगाज हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना हेल्थ चेकअप भी कराया है। और खास ये हेल्थ चेकअप रहता है ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि उस समय सभी विधायकगण मौजूद रहते हैं और कोई भी लापरवाही ना सामने आए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी संक्रमण ना जाए, इसके लिए पहले से ही हेल्थ चेकअप किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का एक माध्यम सदन है और सदन की इस कार्रवाई को बेहतरीन तरीके से संचालित करने के लिए और प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार ने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और माननीय सदस्यों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे को सदन में पूरा सार्थक जवाब देने के लिए भी सरकार का पक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि मानसून सत्र, सभी माननीय सदस्य इस मानसून सत्र में भाग लेकर के और निर्विघ्न कार्रवाई को संपादित करते हुए जनता से जुड़े हुए सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। हमारे पीठासीन अधिकारियों ने विधानसभा में माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने और विधान परिषद में माननीय सभापति विधान परिषद ने 22 सितंबर का दिन सभी महिला सदस्यों को महिला सशक्तिकरण में, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, आगे क्या अपेक्षाएं हैं, एक दिन केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और दोनों सदनों के माध्यम से जो कार्य होगा वह पूरे देश के अंदर विधानमंडल की कार्रवाई अपनी प्रभावी छाप छोड़ने में सफल होगी। देखिए, किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व, कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्थाओं को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे।
लखनऊ से अगली खबर, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। जहां मानसून सत्र को लेकर मायावती ने ट्वीट किया, बीजेपी का दावा प्रतिपक्ष बेरोजगार है। यह भाजपा की अहंकारी सोच है। प्रतिपक्ष के खिलाफ द्वेषपूर्ण रवैया है। सरकार गंभीर होती तो विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता। सरकार जनहित के प्रति गंभीर नहीं है। तो देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से यह ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर गंभीर ना होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार जनहित के प्रति गंभीर नहीं है, तभी इस तरीके के विपक्ष विरोधी बयान सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। प्रतिपक्ष के खिलाफ द्वेषपूर्ण रवैया कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का है। तो देखिए, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं मायावती का, जहां यूपी सरकार अगर प्रदेश के समुचित विकास व जनहित के प्रति चिंतित व गंभीर होती तो उनका यह विपक्ष विरोधी बयान नहीं आता, बल्कि वे बताते कि किस तरीके से विपक्ष जो है जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, गड्ढा मुक्त सड़क, बेहतर शिक्षा, बदतर शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहा है। तो सुधारों का पलायन होना चाहिए। ये मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली दौरा, जहां दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय होगा। कैप्टन के साथ बेटा रणइंदर सिंह और बेटी जयइंदर कौर भी बीजेपी में शामिल होंगी। इससे पहले कैप्टन के कई साथी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय होगा। तो देखिए, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोग से कैप्टन के साथ उनका बेटा भी शामिल होगा और उनकी बेटी जयइंदर कौर भी बीजेपी में शामिल होगी। इससे पहले कैप्टन के कई साथी भी बीजेपी में शामिल हो सके हैं। तो देखिए, बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती पंजाब में भी अब मिलेगी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का विलय होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, उनके बेटे, उनकी बेटी भी दामन थामेंगे। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो तमाम सहयोगी हैं, उन्होंने पहले ही बीजेपी का दामन थामा हुआ है। तो देखिए, पंजाब में ये एक बड़ा गठजोड़ तैयार कर रही है बीजेपी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां यूपी में 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। महेंद्र सिंह तंवर वीसी गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नितिन गौर नगर आयुक्त गाजियाबाद बनाए गए। मनीष मीणा मथुरा को सीडीओ बनाया गया है। अभिषेक गोयल वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण, हिमांशु नागपाल वाराणसी के सीडीओ बनाए गए हैं। अतुल वत्स वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, सूरज पटेल को सीडीओ फतेहपुर बनाया गया है। अमिता आसरी नगर आयुक्त अलीगढ़ बनाई गई हैं। अंकुर कौश चित्रकूट के सीडीओ बनाए गए हैं। अंकुर लाठर वीसी बुलंदशहर विकास प्राधिकरण, दिव्य प्रकाश गिरी विशेष सचिव खाद्य एवं रसद, सत्य प्रकाश अपर आयुक्त आबकारी प्रयागराज, अमृतपाल कौर को सुल्तानपुर का सीडीओ बनाया गया है। कृष्ण कुमार गुप्ता विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा, संजीव सिंह को विशेष सचिव वित्त बनाया गया। रविंद्रपाल सिंह विशेष सचिव भाषा बनाए गए हैं। रविंद्रपाल को निदेशक हिंदी संस्थान का भी चार्ज है। सान्या छाबड़ा को अमेठी का सीडीओ बनाया गया है। तो देखिए, किस तरीके से प्रशासनिक बड़ा फेरबदल किया गया है। लखनऊ में कई पार्कों और मार्गों का नाम बदले गए हैं, जहां तिकोनिया पार्क अब बनाया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क। तो वहीं आजाद नगर पार्क का नाम अब मंगल पांडे पार्क होगा। टेढ़ी पुलिया तिराहा का नाम अब खालसा चौक बना है। तो वहीं संजय गांधी पुरम चौराहा अब चंद्रशेखर आजाद चौराहा कहलाएगा। तो वहीं मीना बेकरी चौराहा अब मिर्जा मोहम्मद अतः चौराहा। तो वहीं बर्लिंगटन चौराहे का नाम अब अशोक सिंघल चौराहा है। तो देखिए, कई पार्कों और चौराहों का नाम बदला गया है और उन्हें अब नए नामों से पुकारा जाएगा, और वो तमाम नाम भी आपको बता रहे हैं।
जेके राइफल्स चौथी बटालियन के जवान उन्नाव निवासी राइफलमैन अभिषेक कुमार शहीद हो गए। मुख्यमंत्री योगी ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो वहीं सीएम योगी ने शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही शहीद के नाम पर जिले की एक सड़क का नामकरण करने की भी घोषणा की है। लखनऊ से अगली खबर, जहां मैच के दौरान इकाना स्टेडियम की बिजली गुल हो गई। 15 मिनट तक गायब रही है इकाना स्टेडियम में बिजली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने स्पष्टीकरण जारी किया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का स्पष्टीकरण, फ्लड लाइट इकाना के जनरेटर सेट से चलती है। MVVNL तकनीकी खराबी के चलते फ्लड लाइट बंद हुई। सब स्टेशन से विद्युत व्यवस्था सुचारू थी। तो देखिए, इकाना स्टेडियम में 15 मिनट तक बिजली गुल रही, जिसके बाद कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब मामले पर सुनवाई। जहां सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जहां हाईकोर्ट ने यह कहा था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम के लिए अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और लगातार इसका ये जो पूरा विवाद है कर्नाटक में छाया रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परीक्षाओं पर भी उसका असर पड़ा। और ये पूरा जो मामला है हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम के लिए अनिवार्य हिस्सा नहीं माना गया है। ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था, लेकिन अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस पूरे फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिसके चलते आज फिर से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान क्या कुछ दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, इस पर न्यूज़ 1 इंडिया की लगातार नजर बनी रहेगी। और गंभीर ये पूरा मामला है। आपको पूरा विवाद बता दें कि कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पर हंगामा शुरू हुआ। कॉलेज में मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर हंगामा हुआ। हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद केसरिया पटका पहनकर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद हिंदू और मुसलमान में धार्मिक चिन्हों को दिखाने की होड़ सी लग गई। तो वहीं कॉलेज में पैदा हुआ विवाद कर्नाटक समेत कई राज्यों तक फैल गया, जहां हिजाब पहनने से रोके जाने पर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। फिर इसे 3 सदस्यीय बेंच के पास भेज दिया गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेज ने अंतिम फैसला आने तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई, जिसके बाद इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो देखिए, ये जो पूरा हिजाब मामला है, किस तरीके से देश भर में ये पूरा मामला गूंजा, ये किसी से छुपा नहीं है। ये विवाद शुरू हुआ था जहां एक छात्रा हिजाब पहनकर पेपर देने आ गई थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं झड़प हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। और ये वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ कि देश भर में इसकी चर्चा रही। तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें ये ट्रेंडिंग रहा। और इसके बाद देखिए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है। एटा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे के बाद पथराव हुआ। विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो देखिए, एटा का ये पूरा मामला है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पत्थर चल रहे हैं और उसका ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की हालांकि जांच कर रही है। कई लोग इस दौरान चोटिल भी हो गए हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। ये एटा का ये पूरा मामला है। लाठी डंडे भी चले हैं और जमकर पथराव भी एक दूसरे पर किया गया है। देखिए, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वहां पर। प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां सिपाही की पिटाई कर ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास, जाम हटाने गए सिपाही पर हमला किया गया। वर्दी फाड़ी गई। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को हिरासत में लिया। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 3 नामजद और 6 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। नगर कोतवाली के सदर चौराहे के पास का ये पूरा मामला है।
तो देखिए, जाम हटाने गए थे सिपाही, उन पर ही हमला कर दिया गया। सिपाही की पिटाई कर ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास भी किया गया। जाम हटाने गए थे और बावजूद इसके देखिए लोग जो है वहां पर आक्रोशित हुए और गंभीर आरोप लग रहे हैं लोगों पर कि सिपाही की पिटाई की गई। देखिए, इस दौरान सिपाही चोटिल भी हुए हैं। ट्रैक्टर से रौंदने का प्रयास किया गया, उनकी वर्दी भी फाड़ी गई, बदसलूकी हुई है। और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। फिलहाल सिपाही की पिटाई की गई है उसकी, और देखिए किस तरीके से वर्दी को फाड़ा गया है। और इस दौरान जो सिपाही हैं वो चोटिल हुए हैं, उनका उपचार किया गया। और ये भी आरोप है कि वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने बदसलूकी भी किया। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। मनु सिंह हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, सिपाही पहुंचते जाम हटाने के लिए और इस दौरान उनके साथ बदसलूकी की जाती है, मारपीट की जाती है, क्या कार्रवाई हो रही है? टहल्लुम जुलूस कर रहा था। टहल्लुम जुलूस के दौरान लौटते वक्त जहाँ जाम लगा हुआ था डीजे की वजह से, जहाँ एक सिपाही ड्यूटी पर था, अपने पिकेट पॉइंट पर था, वहाँ जाते वक्त और जाम को देखकर सिपाही वहाँ जाम को हटवाने लगा। वहीं बात की जाए तो जब डीजे हटवाने के लिए, जाम को हटवाने के लिए सिपाही पहुंचा वहाँ पर, तो टहल्लुम जुलूस के लोग, समुदाय के लोग थे वहाँ पर, उसका वीडियो बनाने लगे। सिपाही ने साफ तौर पर कहा हमारा वीडियो क्यों बना रहे हैं। इतना सिपाही तो कहते हैं वहाँ पे जो दबंग थे बस उस सिपाही के ऊपर तोड़ पर सिपाही की जमकर पिटाई की, वहाँ का पैर पे तोड़ डाला, जहाँ उसकी हालत भी गंभीर हो गई। वहीं उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की भी पूरी कोशिश की गई। जहाँ सूचना पर पहुंचते हैं पुलिस, जहाँ घायल को अस्पताल में भर्ती कराती है। हालांकि मैं बता दें, पुलिस जहाँ की पुलिस की पिटाई होने के बाद पुलिस थाना पूर्ति करती है, खाली मुकदमा दर्ज करके पीछे चालक को हिरासत में ले लेती है। हालांकि अभी तक सभी आरोपी जो है फरार चल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए उन आरोपी को भी तलाश करनी जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से खाकी के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक गलत संदेश एक जाएगा समाज में। चलिए, बहुत शुक्रिया मनु आपका तमाम अपडेट के लिए। गाजियाबाद से अगली खबर, जहां गुंडागर्दी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां शराब के नशे में धुत दबंग ने स्टोर में तोड़फोड़ की है। स्टोर के सामने शराब पीने को लेकर विवाद हुआ, मना करने पर दबंगों ने स्टोर में तोड़फोड़ की। जहां कबीरनगर थाना क्षेत्र के मेहरोली की पूरी घटना है। गाजियाबाद में गुंडागर्दी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक युवक शराब के नशे में एक स्टोर में तोड़फोड़ कर रहा है। बता दें कि पूरा मामला गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के मेहरली का है, जहां पर एक स्टोर मालिक को शराब पीने का विरोध उसी पर भारी पड़ गया। स्टोर मालिक महिला ने अपने स्टोर के सामने इस शराबी को शराब पीने से मना किया था, लेकिन उसका विरोध महिला पर ही भारी पड़ गया। शराबी ने स्टोर में जमकर तोड़फोड़ कर दी। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिर बढ़ी है। देश भर में 48,000 के पार हुई है कोरोना मरीजों की संख्या, जहां 24 घंटे में कोरोना के 4,850 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 10 की मौत हुई है, 4,735 ठीक हुए हैं। तो देश भर में 48,000 के पार हुई है कोरोना मरीजों की संख्या, जहां 24 घंटे में कोरोना के 4,850 केस सामने आए हैं। और इसी के साथ 24 घंटे में कोरोना से 10 की मौत हुई है, 4,735 ठीक हुए हैं। तो देश में कोरोना की क्या स्थिति है वो आपको बता रहे हैं। कोरोना में एक्टिव मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। 48 घंटे की बात करें, 48,000 के पार पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में कोरोना के 4,850 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो देखिए, अभी भी लापरवाही बरतने का समय नहीं आया है। कोरोना के मामलों में फिर से एक बार इजाफा देखने को मिला है, और ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए। मुजफ्फरनगर में रेलवे ट्रैक पर ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से 18 टायर ट्रक रेलवे लाइन पर फंस गए। रेल लाइन पर ट्रक फंसने से आनन फानन में रेलवे के अधिकारी जीआरपी मौके पर पहुंचे और ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाया गया।
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने मदरसों के सर्वे को लेकर सरकार की मंशा बताई और कहा कि मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। तो देखिए, मदरसों का सर्वे हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक डाउट और एक शक बना हुआ है। लेकिन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जब बरेली के दौरे पर गए तो उन्होंने कहा कि ये जो खास सर्वे है जो किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसको और ज्यादा दुरुस्त किया जाए और जिस तरीके से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है उसी तरीके से सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि मदरसों का भी कायाकल्प हो सके, जो तालीम मिल रही है बेहतर तालीम मिल सके, जो व्यवस्था है वो और ज्यादा दुरुस्त वहां के बच्चों के लिए की जा सके, उनका वित्तीय पोषण कैसे हो रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी जुटाने के लिए और व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए खास तौर से ये सर्वे के निर्देश हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वे हो रहा है मदरसे का, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे के लिए निर्देश है। जौनपुर में 2 शातिर मोबाइल चोर को मछली शहर पुलिस ने चोरी की मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। मछली शहर थाना क्षेत्र के मोबाइल शॉप में फोन चुराते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस की तत्परता से दोनों शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, पुलिस की मेहनत रंग लाई है। जहां ये 2 चोर हैं जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं, ये मोबाइल चुरा रहे थे, पुलिस ने तत्परता दिखाई और इन दोनों चोरों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। औरैया से अगली खबर, जहां औरैया के एसपी चारू निगम ने देर रात सड़क पर उतरकर पुलिस पिकेट व डायल 112 पीआरवी की चेकिंग की। बता दें कि एसपी चारू कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने में जुटी हुई हैं। एसपी ने रात में पुलिस पिकेट व डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता को जांचते हुए सड़क पर सतर्क निगाह रखने व संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए। भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अभी बन ही रहा है, लेकिन अयोध्या से सटे मौर्या के पुरवा में योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ बाकायदा भजन और आरती भी होती है। इस मंदिर का निर्माण योगी आदित्यनाथ के एक भक्त ने कराया है। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर मसौदा प्रखंड के मौर्या का पुरवा के रहने वाले प्रभाकर मौर्य ने गांव में ही योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनवा दिया है। तो देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर बनवाया गया है। उन्हीं के एक भक्त ने ये मंदिर बनाया। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता ज्योति हमारे साथ जुड़ गई हैं अयोध्या से। ज्योति, देखिए भक्त ने ये मंदिर बना दिया है, अब इस मंदिर में किस तरीके से लोग अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं? देखिए, पहले तो कि मैं बता दूं कि जो प्रभाकर मौर्य हैं ये योगी आदित्यनाथ बहुत ही बड़े भक्त कहे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये योगी आदित्यनाथ के गायक भी रह चुके हैं, उनके प्रचारक भी रह चुके हैं। उनको वहीं से प्रेरणा मिली कि अगर कोई प्रभु श्री राम की मंदिर अगर अयोध्या में बनाता है तो मैं उनकी मंदिर वहां पे बनाऊंगा। तो साथ में ही ऐसा ही हुआ कि जब प्रभु श्री राम की मंदिर अयोध्या में स्थापित हो रही है तो उनको वहीं से प्रेरणा मिली और वो अपने ही गांव में अपने निज खर्चे से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मंदिर बनाई है और वहां पे पूजा अर्चन भी शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए लोग किस तरीके से वहां पर पहुंचते हैं अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए सीएम योगी के प्रति। जी जी, जब से इन्होंने उद्घाटन किया है लगभग लोग जो उनकी प्रेरणा से जो भी प्रेरित हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं। बाकायदा उनके यहाँ जो आरती का समय है उन पूरी भाग लेते हैं और उसके भागीदार बनते हैं। और साथ ही बात करें तो गांव वालों के बीच उस मंदिर की ऐसी मान्यता हो गई है जैसे भगवान की मंदिर होती है, जैसे भगवान की पूजा अर्चना होती है, ठीक वैसे ही उनकी भी मंदिर योगी आदित्यनाथ की भी मंदिर की भी वहाँ पे लोगों में श्रद्धा है और लोग वहाँ पे आते हैं, आरती के टाइम पे पहुँचते हैं। जिस टाइम पे आरतियां उनके यहाँ होती है उसके भागीदार बनते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री का मंदिर लोगों ने बनाया है। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका। नोएडा से अगली खबर, जहां सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर कार्रवाई। जहां शराबियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। संदिग्ध वाहनों और लोगों की तलाशी ली गई है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 628 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 9 वाहनों को सीज भी किया गया है। तो देखिए संदिग्ध वाहनों को
और लोगों की तलाशी ली गई है। 9 वाहनों को सीज भी किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आगरा से अगली खबर, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई। जहां चाकू के हमले से पिता पुत्र लहूलुहान हुए। सुबह झाड़ू लगाने को लेकर दुकानदारों के बीच विवाद हुआ था। आमने सामने के 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। दुकान बंद करते वक्त दूसरे दुकानदार ने बोला हमला, जहां पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के धिमश्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, झाड़ू लगाने को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान आमने सामने के 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। चाकूबाजी हुई है। दुकान बंद करते वक्त दूसरे दुकानदार ने हमला कर दिया और इस दौरान देखिए 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है और ये जो पूरा मामला है वो थाना शमशाबाद क्षेत्र के धिमश्री का पूरा बताया जा रहा है। तो देखिए, मामूली विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी हुई है, जहां चाकू के हमले से पिता पुत्र लहूलुहान हो गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।